हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श है और मैं आपका इस ऑडियो सेशन में स्वागत करता हूं, जहां हम रोज़ एनसीईआरटी के किसी बुक को उठाते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिकों को कंप्लीट करते हैं, समझते हैं कि वो टॉपिक आखिर हमें क्या बताता है। पिछले टॉपिकों में हमने समझा था कि रिसोर्सेज क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया है, समाप्त होने के आधार पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी किसे बोलते हैं, या अनवीकरणीय या नवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं, ये सब समझा था। फिर ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल को समझा। फिर हमने देखा था कि पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, स्टॉक और रिजर्व रिसोर्सेज क्या होता है। आज हम लोग समझेंगे कि इतने सारे जो संसाधनों को हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया था, उसका विकास कैसे करेंगे, उसको बढ़ाएंगे कैसे, कैसे ये संभव है कि जो सीमित संसाधन है उसका उपयोग तो हम कर ही रहे हैं, मगर उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। आज हम इससे रिलेटेड कुछ टॉपिकों के बारे में समझेंगे। देखिएगा, जब संसाधनों की खोज हुई, या जैसे पता चला पेट्रोल एक संसाधन है, कोयला एक संसाधन है, या बहुत सारी चीज़ें जब लोगों को पता चला, आपको पता चला, हमको पता चला कि ये चीज़ संसाधन है, ये हमें सुख दे सकता है, ये हमें पैसा कमा के दे सकता है, या ये हमें प्रॉफिट पहुंचा सकता है, तो हम उस पर टूट पड़े। सभी इंसान उस पर टूट पड़े, अंधाधुन सबको कब्जा करने लगा, मतलब अपने लिए वो रखने लगा। साधारण बातों में अगर हम समझे तो संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर संसाधन नहीं रहेंगे तो मनुष्य का जीवन यापन करना असंभव हो जाएगा लगभग। मगर संसाधनों की गुणवत्ता मतलब उसकी अच्छाई और वो कितना बेहतर काम कर सकता है, उसका महत्व को भी लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। और ऐसी मान्यता थी पहले कि जो संसाधन है वो प्रकृति की देन है, मतलब कि नेचर ने हमें दिया है। अब नेचर ने दिया है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें सभी का हक है। अब जब सभी का हक है, तब जो ताकतवर लोग थोड़े बहुत थे उन्होंने उसको कब्जा करना शुरू कर दिया। छोटे लोगों को हटाकर, दूर हटाकर जब उसका कब्जा करना शुरू कर दिया, तो ऐसे समाज दो भागों में बंट गए। पहला, जिसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन हो गए, दूसरा जिसके पास बहुत कम संसाधन हो गए या संसाधनों की कमी हो गई। जब उन्होंने कब्जा करना शुरू किया तब तो कुछ व्यक्तियों में लालच आ गई और संसाधन रखने की। सभी में लालच होती है, किसी में थोड़े होते हैं, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है। तो लालच को ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता है इंसानों के लिए। मगर जब लालच आ गई संसाधनों का कब्जा करने के बारे में, तब उसका डेवलपमेंट करना उतना आसान तरीका से नहीं हो पाने लगा। क्योंकि मान लेते हैं आपके क्षेत्र में या किसी एक इंसान के क्षेत्र पे कोयला पाया गया, तो वो खुद अकेले कब्जा करने की कोशिश किया। वो बोला जितना एरिया में मैं हूँ वो पूरा एरिया मेरा है, तो मैं कोयला को पूरी तरह से खुद नियंत्रित करूँगा। हालांकि अकेले उसके बस की काम नहीं है, मगर किसी और को वो आने ही नहीं देगा, तो विकास कैसे होगा जल्दी, है ना। और कैसे वो सप्लाई कर पाएगा, सभी काम को तो अकेले नहीं कर सकता। तो वो जब कब्जा कर लिया, मगर हाँ वो अमीर बन गया। अगर वो दूसरे लोगों को काम भी करवाता है तो उसको कम पैसे देकर संसाधनों का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहा है, तो संसाधनों का कब्जा करने के मात्र तुरंत ही वो बहुत ज़्यादा अमीर के कैटेगरी में भी आ गया। क्योंकि संसाधन ही आपको आर्थिक रूप से विकसित करती है। अब संसाधन में कुछ लोगों के हाथ में आ जाने से संसाधन संपन्न और संसाधनहीन लोग दो भागों में बंट गए। कुछ गरीब हो गए, कुछ अमीर हो गए। और जो अमीर हो गए उन लोगों ने संसाधनों का अंधाधुन उपयोग करने लगा और उससे संकट पैदा हो गए। जैसे कि मान लिया किसी के पास ज़्यादा संसाधन आ गया, तो उसने क्या किया, एक फैक्ट्री लगाई, फिर दूसरी फैक्ट्री लगाई, उसका उपयोग और किया, और तीसरी फैक्ट्री लगा दिया। इस तरह से वो बढ़ाते चला गया। यहाँ पर एक संकट पैदा ये हो गई कि गरीब और अमीर लोग दो भागों में तो पहले ही बढ़ चुका था। अब अमीर लोग संसाधनों का संशोधन करके अंधाधुन उसका जब उपयोग करने लगा, तो उसकी कुछ तो हानियाँ भी होगी ना। जैसे एक इंसान ने 4-5 फैक्ट्रियाँ बैठा दी, तो उससे जो गैस निकल रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड या पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जितने भी हानिकारक गैस है, वो पर्यावरण को तो समान रूप से प्रभावित कर ही रही है। उसमें गरीब और अमीर दोनों लोग रहते हैं। तो अमीर लोगों की क्रियाकलाप के चलते गरीब लोगों को भी नुकसान होने लगा। हालांकि अगर कोई बीमार होता था, जैसे अमीर बीमार होते थे, वो डॉक्टर को दिखा देते थे, मगर गरीब लोग जिसके पास संसाधनों की कमी वैसे ही है, और वो जब गरीबी में
बीमार हो जाते थे तो उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, जिसके कारण वो और गरीब बनते चले गए। इस वजह से संसाधनों का दोहन अति आवश्यक तो है, मगर समान रूप से सभी का अधिकार है। कुछ ताकतवर लोग उसको अपने लिए भले रख लेते हैं, जो कि सही उचित मायने में नहीं है। हालांकि अभी जो गर्मी बढ़ रही है या जो अभी सीजन है, उस हिसाब से जो मौसम बदल रहा है, ऐसा मौसम पहले नहीं होता था जब संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग होता था। इंसानों के लालच के कारण संसाधनों का अंधाधुंध ऐसे उपयोग किया जाने लगा, जिसके कारण पर्यावरण में असंतुलन आई। जैसे किसी क्षेत्र में अगर कोई एक इंसान पेड़ काट रहा है, उसको अधिकार या राइट मिल गया है पेड़ काटने का, तो वो लगातार काटता चला जाता है, पर्यावरण के बारे में सोचता ही नहीं है ना। तो ऐसे भी बातें हैं जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, और इसको पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे इस वजह से इसका सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही देशों की व्यक्तियों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है, और इसलिए जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। और जब ये बात पता चला कि योजना बनाना आवश्यक है, तब बहुत सारे देश ऊपर उठकर आए और बोले कि हमें विश्व शांति के लिए, विश्व में संसाधनों के बंटवारा के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैठाया गया, सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य रखा गया। ये एक बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो समिट के बारे में आपने सुना होगा। ये 1992 में, जिसमें एजेंडा 21 को लाया गया था, इसमें फॉरेस्ट प्रिंसिपल को सहमति मिली थी और इसमें सतत पोषणीय विकास की बात किया गया था। अब सतत पोषणीय विकास क्या है इसको समझिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है समझिए। देखिए, ऐसा विकास जिसमें वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं वो लोग ज़्यादा अंधाधुंध संसाधनों का अपने लालच की पूर्ति के लिए उपयोग ना करते हुए इस तरह से उपयोग करें कि भविष्य में जो लोग आएंगे, भविष्य में जो पीढ़ी आएंगे, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए। उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। साधारण शब्दों में सतत पोषणीय विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया, वर्तमान में जो विकास हो रहा है वो होता रहे, और भविष्य में जो जो आवश्यकता पड़ेगी जिन जिन संसाधनों का, उसका भी इस तरह से यूज़ करे कि भविष्य में वो अवेलेबल हो। तो इसी को आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हो। ठीक, अब देखिए रियो डी जेनेरियो के बारे में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया था। मतलब 100 से भी अधिक देशों आए थे, वहाँ के 100 से भी अधिक देश ऐसे थे जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब आए थे वहाँ पे बात करने के लिए। कोई बड़ा मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देश का था वो आए थे, एकत्रित हुए थे एक जगह पे। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील का जगह है। तो ब्राज़ील में वो तो आ गए। अब वहाँ पे आने के बाद उन्होंने जब देखा कि संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, किसी एक इंसान द्वारा बंटवारा सही ढंग से नहीं हो रहा है, तब उन्होंने सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक एजेंडा तैयार करने के लिए सभी को कहा, जिसका नाम एजेंडा 21 कहा गया। और पर्यावरण को बचाने के लिए एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी लाया गया, जिसमें भूमंडल में जो ताप इंक्रीज हो रहा है तो उसको कम किया जा सके, और उस तरह से एक प्रिंसिपल बनाया। ये 21वीं सदी में हुआ था, इसीलिए एजेंडा 21 इसका नाम दिया। इस घोषणा को ब्राज़ील के शहर में किया गया था। अब देखिए, इसमें यूनाइटेड नेशन भी सम्मिलित हुआ था। यूनाइटेड नेशन का नाम आपने सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र और पर्यावरण विकास सम्मेलन के नाम से UNCED के रूप में आया था वहाँ पे। ठीक है, तो उसके तत्व आधार में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने कहा था कि सभी देशों को अपना खुद का एजेंडा 21 तैयार करना होगा, जिसके कारण अपने देश में किस तरीके से गरीबी बढ़ रही है, किस तरह से पर्यावरण की क्षति हो रही है, उसका निपटारा कैसे किया जाए, जो इसके कारण रोग उत्पन्न हो रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, उसे कैसा रोका जाए, इस चीज़ों को लेकर बात किया गया था। किसमें? एजेंडा 21 की सूची तैयार की गई थी, और ये बात किया गया था रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। और इस वजह से इसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये बात को आपको याद रखना है कि रियो डी जेनेरियो में समिट कब हुआ था? 1992 में। किसके आधार पर? फॉरेस्ट प्रिंसिपल के आधार पर हुआ था। और भूमंडलीय पर्यावरण जो है, उसकी जो ताप बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए भूमंडलीय वन सिद्धांतों को लेकर आया गया था। इसमें 21वीं सदी में होने के कारण इसका नाम एजेंडा 21 कहा गया था। और एजेंडा 21 के तहत ऐसा बात बताया गया था कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को अपने देश में खुद
एक एजेंडा तैयार करना होगा, प्रमुख उद्देश्य तैयार करना होगा, एक सूची तैयार करनी होगी, अपना अपना देश को खुद का एजेंडा 21 तैयार करना होगा, जिसमें पर्यावरण की क्षति को रोका कैसा जाए, गरीबी को कम किया कैसे जाए और रोगों से कैसे निपटा जाए। इसके लिए उन्होंने समाधान भी किया था, जो कि अभी भी ये समिट चलता है और प्रत्येक साल होता भी है, आज भी होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखिए जानेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग। आपने तो देखा लालच के कारण लोग यूज़ करने लगे, मगर इसका प्लानिंग करना ज़रूरी है कि किस तरीके से इसका यूज़ करोगे कि ताकि अधिक से अधिक सभी को लाभ पहुँचे। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही उसके लिए नियोजन कहलाता है। संसाधन का अगर आप दिमाग से या ऐसे यूज़ करोगे जो सभी तक पहुँच हो सके, तो उसका उस तरह का यूज़ ही आप उसका नियोजन का एक साधन मानते हो या एक सामान्य रणनीति बोल सकते हो। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जैसे देशों में जहां संसाधन की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यहां अति महत्वपूर्ण है कि यहां ऐसे प्रदेश भी है जहां एक प्रकार के कई जगह पे तो बहुत ज़्यादा संसाधन है और कई जगह पे बहुत कम संसाधन है। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक बात कर लेते हैं झारखंड की बात कर लेते हैं। इसके अगल बगल जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का उदाहरण लेते हैं तो यहाँ पे कोयला बहुत मात्रा में है, इतना ज़्यादा में अगर यहाँ पे संसाधन है ना, रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज, कोयला वगैरह, कि इसका यूज़ अगर भारत पूरी तरह से करे ना तो भारत कभी पीछे नहीं आएगा। मगर इसका यूज़ सही तरीके से हो नहीं रहा है। क्यों? आज यहाँ तक कि झारखंड में बहुत ज़्यादा कोयला होने पर भी, कोयला, तांबा, यहाँ तक कि लोहा बहुत ज़्यादा झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में है, खनिज बहुत प्रचुर मात्रा में है, फिर भी इसका विकास नहीं हो पाया है। क्यों? यहाँ पर टेक्नोलॉजी उतना अवेलेबल नहीं है। झारखंड में जो लोग हैं वो आदिवासी है, जो कि विकास के तौर पर ज़्यादा अवेयर नहीं है या बोल सकते हो ज़्यादा शिक्षित नहीं है। हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में जल संसाधन है, प्रचुर मात्रा में है, मगर वहाँ का आधारभूत विकास नहीं, वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे विकास नहीं हो पाया है। अगर राजस्थान की ओर देखोगे तो राजस्थान वाला एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में आप देखोगे वहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, मतलब कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संसाधनों की बहुत ज़्यादा मात्रा है, मगर वहाँ पे पानी की कमी है, जिसके कारण वहाँ पे विकास नहीं हो पाया है। लद्दाख वाला एरिया में अगर आप देखोगे, इस एरिया में, तो यहाँ पे ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पे शीत मरुभूमि है, मतलब कि बर्फ़ से ढका हुआ बहुत ज़्यादा एरिया है। उन क्षेत्रों में अलग थलग पूरी तरह से बटा हुआ है उसका विकास। और वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो सांस्कृतिक विरासत की धनी है कौन? लद्दाख। परंतु वह पानी की आधारभूत अवसंरचना जो है, पानी की जो संरचना है वो ठीक तरह से नहीं है, और वहाँ पे महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। अतः राष्ट्रीय और प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलन संसाधनों का नियोजन करना आवश्यक है। आप यहाँ पे देखोगे झारखंड में, राजस्थान में, बिहार में, लद्दाख में, छत्तीसगढ़ में, इन सभी इलाकों में कुछ अलग अलग संसाधन है। जो झारखंड में पाया जाता है वो लद्दाख में नहीं पाया जा रहा है, जो राजस्थान में है वो झारखंड में या तो छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना होगा। जबकि यहाँ के लोग जो है अपने राज्य को विकास करने पर ज़्यादा जोर देते हैं, परंतु वहाँ के स्किल डेवलपमेंट या असाक्षरता के कारण में, मतलब कि, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिस कारण से उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा है। अगर भारत की नियोजन की बात करें कि भारत में किस तरीके से नियोजन करना संभव है या भारत में कैसे आप संसाधनों का नियोजन करोगे, तो संसाधन नियोजन एक कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल प्रक्रिया है, जिसके कुछ ऐसे उपाय ढूंढे जा सकते हैं। और आप भी ऐसे उपायों को अगर ढूंढ के अपने एरिया में एज ए कलेक्टर विकास करना चाहो, कभी अगर आप कलेक्टर बनते हो या IAS ऑफिसर बनते हो, तो इस तरीके से आपको कुछ नियम बनाने होंगे। मुख्य 3 नियम की बात करेंगे, उसके आधार पर किसी भी देश का या किसी भी राज्य का आप विकास कर सकते हो। वो क्या क्या पॉइंट है आप समझिएगा बातों को। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना है कि कौन सा संसाधन कौन इलाके में किस तरीके से बटा हुआ है, उसकी एक सूची तैयार करना है, एक लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट जब बन जाएगा तो इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करना है कि एक मानचित्र बना लेना है कि इस इलाके में कहाँ कोयला है, कहाँ पे आपका सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, कहाँ पे बर्फ़ और पानी की कमी है, किस क्षेत्र में कैसे यूज़ किया जाए या रोड कनेक्टिविटी कैसे किया जाए। इस तरह का एक सबसे पहले आपको मैप तैयार करना है। और मैप तैयार करने के बाद आपको उसका मात्रा भी पता लगाना होगा कि कितना मात्रा में वो है, अनुमान लगाना होगा, क्योंकि मात्रा का सही पता आकलन करना तो उतना आसान नहीं है, मगर अनुमान लगाना होगा कि कितने दिनों तक इसका यूज़ किया जा सकता है। उस हिसाब से कहाँ पर कितना भेजना होगा, इसके बारे में आपको एक अनुमान लगाना होगा, मापना होगा। फिर दूसरा बात है, सांचा तैयार कर लिया पहली बात में। दूसरा बात में आपको समझना होगा कि संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी और स्किल
मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास करना होगा, किस तरह का टेक्नोलॉजी, किस तरह का मशीन उस क्षेत्र में लगेगा उसको आपको पहचानना होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि सोलर एनर्जी जहाँ डेवलप होगा, जैसे राजस्थान वाला एरिया में, वहाँ पे आप मशीन या सोलर एनर्जी का मशीन झारखंड में या छत्तीसगढ़ में बैठा दोगे तो विकास नहीं होगा। तो उस क्षेत्र में वैसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जहाँ पर उसका एरिया या उसको डेवलप किया जा सकता है। और यहाँ पे और एक बात है, स्किल को मतलब कौशल को वहाँ के लोगों द्वारा उस मशीन को चलाना आना चाहिए, वहाँ के लोगों द्वारा उस टाइप के काम को करना आना चाहिए। कभी अगर मशीन ख़राब हो जाए तो वहीं के लोग वहीं पे तुरंत सुधार सके, ज़्यादा वक्त ना लगे। ऐसा नहीं कि राजस्थान में आप सोलर एनर्जी का मशीन लगाए हो और उसके लिए जो लेबर कूली या जो कि वैज्ञानिक है या जो उसको ठीक करेगा मैकेनिक, वो कहीं और से आएगा, जैसे उड़ीसा या तेलंगाना या तमिलनाडु से आएगा, तो फिर तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। इस वजह से वहाँ के लोगों को उस तरह का स्किल डेवलपमेंट करना होगा, उसका एजुकेशन लेवल उसी लेवल में देना होगा जिस तरीके से वहाँ पे ऑलरेडी है, जिस तरह से ऑलरेडी वहाँ पे संसाधनों का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ढांचा तैयार करेंगे, फिर कौशल और टेक्नोलॉजी देखेंगे, फिर तीसरा पॉइंट में देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास योजना, संसाधन विकास योजना और समन्वय स्थापित करना है। मतलब कि अपने देश का विकास के लिए और जो संसाधन है उसके विकास के लिए एक रणनीति बनाने के बाद आपको एक योजना तैयार करना है और उस योजना के तहत आपको काम करवाना होगा। भारत में जब आज़ादी नहीं मिला था भारत को 1947 से पहले, उस समय अंग्रेज़ों को पता था कि भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां संसाधनों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने इसका प्रयोग अंधाधुंध किया था। उन्होंने ही रेल कनेक्टिविटी को लाया था, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया था और संसाधनों का ऐसा यूज़ किया कि लूट कर ले गए भारत के बहुत ज़्यादा संसाधनों को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना, हीरा, कोयला बहुत पाया जाता था, जिसका उपयोग अंग्रेज़ों ने बहुत हद तक किया है। परंतु टेक्नोलॉजी अभी भी कम नहीं है। अगर सही ढंग से और भ्रष्टाचार कम हो तो भारत का भी विकास बिना अंग्रेजों का हो सकता है। हालांकि अंग्रेज तो भारत का विकास कर रहे थे, मगर वो विकास करके अपने देश ले जा रहे थे जो ब्रिटेन से आए थे वहाँ पे। ठीक है, तो भारत का विकास करने के लिए भारत के लोगों को भ्रष्टाचार कम करना होगा और इसके साथ ही हमें और आपको समझना होगा कि किस तरीके से संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें ताकि इसकी कमी ना हो और देश का विकास हो सके। ठीक है, और समृद्ध देश बनाया जा सके, आर्थिक रूप से भी और स्किल लेवल पर भी। और जो भी गरीब लोग हैं उसको भी ऐसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वो भी अपने लेवल पर बेहतर शिक्षा, बेहतर मेडिकल फैसिलिटी और सही तरीके से सही जगह रहने के लिए एक सोसाइटी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि संसाधनों का नियोजन किस तरीके से करना होगा भारत में, और संसाधन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, संसाधन नियोजन क्या है, भारत में प्लानिंग क्या है। इसके बाद हमने इससे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जाना, फिर जाना डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा। ठीक, आगे के क्लासेस में हम लोग बाकी सारी चीज़ों को समझेंगे। हर क्लास आपका 15 मिनट 10 से 15 मिनट के बीच होता है। अगर थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।